हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लाइव सेशन में आज आपका पहली बार बेसिकली पहली बार ही लाइव सेशन हो रहा है हमारा। इससे पहले एक सेशन हुआ था लाइव, बट वो एक एज ए ट्रायल था। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि सर लाइव क्लासेस लीजिए, लाइव लीजिए। इसी कारण से अब हम जितने भी सेशन अब होंगे दोस्तों, सभी लाइव सेशन होंगे। और हर एक सेशन का, जैसे कि आज पहले ही 2 से 3 घंटे पहले अनाउंस कर दिया गया था क्लासेस का, इसी प्रकार से हर क्लास का अब पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो पाए कि कौन सा सेशन कब होने जा रहा है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। आज के सेशन और आज का सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, सभी स्टूडेंटों के लिए दोस्तों आज का सेशन है। आज का सेशन कोई विशेष हम यहाँ पर कोई पढ़ने वाले नहीं है, बल्कि एक विशेष चर्चा के लिए हम सब एक साथ हुए हैं आज कि एग्जाम की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की। और ये और बता दूं मैं आप लोगों को कि इसमें कोई हम विशेष पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ कुछ बातों पर, इसी इन बातों पर चर्चा करेंगे जहां पर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आपके एग्जाम में जो है नंबर आपके हमेशा कट जाते हैं। हमेशा एक प्रॉब्लम होती है कि सर सब कुछ याद था, सब कुछ लिख कर भी आए, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि नंबर बहुत कम आए हैं, है ना। जिससे कि वो प्रॉब्लम, जो वहां पर जो प्रॉब्लम थी, जो हमने गलतियां की, वो हम खुद समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब तक वो गलतियां हमारे सामने नहीं आएगी तब तक हम उनमें सुधार कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसी प्रकार की दोस्तों कुछ गलतियों पर हम बात करेंगे कि बेसिकली हर एक 90% स्टूडेंट कौन सी गलतियां करते हैं एग्जाम में, उन गलतियों पर बात करेंगे। उसके अलावा अच्छे नंबर जो बच्चे टॉप करते हैं, वो टॉप उन एक्चुअली में क्यों कर पाते हैं। देखिए, वो भी उतना ही पढ़ते हैं जितना कि आप पढ़ते हैं। जितना ज्ञान आपके अंदर है, उस विषय से संबंधित जितना ज्ञान आपके अंदर है, उतना ही ज्ञान उनके पास भी उतना ही होता है। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज होती है कि लिखने का एक तरीका, कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना चाहिए, ये उनको पहले ही सिखा दिया जाता है। इस कारण से उनके नंबर बहुत अच्छे, क्या बल्कि वो यूनिवर्सिटी में तक टॉप करते हैं और हमेशा वो टॉप पर टॉप करे जाते हैं। और हम कितना भी प्रयास कर ले, हमारी उन गलतियों के कारण हम टॉप नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी, सब जितने सभी सब्जेक्ट और सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक हमारे क्लियर होने के बाद भी हम टॉप नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है, वो रीजन पर भी हम इसी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लाइव सेशन चल रहा है, स्टूडेंट बहुत कम जुड़े हुए हैं, थोड़ा जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी मिल करके। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे थोड़ा सा मजा आएगा, है ना, सेशन लेने में भी। और थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइए, क्या सेशन कोई टाइम की बाउंडेशन तो नहीं है, 10-15 मिनट में तो खत्म नहीं करना है ना। अगर थोड़ा लंबा चलेगा, आधे से 1 घंटे के बीच में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों। देखिए, जितना ज्यादा टाइम हम यहाँ रहेंगे उतना ज्यादा आपको बता पाएंगे और उतना ज्यादा आप शायद सीख पाएंगे, ठीक है ना। अब सभी हजारों स्टूडेंट इस सेशन को देखने वाले हैं, तो सबकी सबकी एक समझ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो हमें दोस्तों सभी प्रॉब्लमों पर चर्चा करनी है, उसमें से आपकी प्रॉब्लम कौन सी है, आप कौन सी गलती कर रहे हैं, वो गलती आपको पकड़ना है, ठीक है ना। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं अभी तक, ताकि जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर ले। और यहाँ पर कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि फर्स्ट ईयर का है, सेकंड का या थर्ड ईयर का है, इवन सभी स्टूडेंट का है। और देखिए नीचे लिखा भी हम लोगों ने कि बीए, बीए के अलावा बीए, एमए, एलएलबी, बीए एलएलबी, लगभग सभी के लिए है दोस्तों। ये सभी एग्जामों में के लिए है, क्योंकि गलतियां तो सब एग्जामों में होती है ना, जिस कारण से हमें नंबर नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, जैसा लिखा हुआ है कि जिनका पेपर है सावधान रहे। जी हाँ, सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपका पेपर कल है, परसों है, 8 दिन बाद है, या 15 दिन बाद है, या 1 महीने बाद आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो भी आप इन गलतियों को आज ही सुधार ले, ठीक है। इन गलतियों को सुधारने पर प्रैक्टिस करना चालू कर दे, जिससे कि आप के नंबर, जितना आपके पास ज्ञान है, उसी ज्ञान में दोस्तों आप जो है बेहतरीन करके कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और आपने और देखी होगी, एक चीज आपने और देखी होगी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले किताब उठाते हैं, उससे पहले पढ़ते भी नहीं है। 1-2 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपनी, और उस 1-2 दिन में ही वो लोग जो है बहुत अच्छे मार्क्स, इवन 70% तक लेकर आ जाते हैं। उसका रीजन क्या होगा दोस्तों, वही आंसर राइटिंग की प्रक्रिया, कि उनको आंसर राइटिंग कैसे करना है, वो एक स्ट्रेटजी उनके पास होती है, उसके माध्यम से वो आंसर राइटिंग करते हैं और नंबर बेहतरीन मिलते हैं। तो उसी पर एक एक करके दोस्तों बात करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों शेयर करते जाइए और आज के सेशन का लुत्फ उठाते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। एक एक पर बड़ी बारीकी से बात करेंगे दोस्तों, कोई भी सेशन को स्किप ना करे,
और कोई भी सेशन को बीच में छोड़कर ना जाए। अगर आज का सेशन अगर आप लोगों ने बीच में छोड़ा ना, मैं यकीन से बोल रहा हूं दोस्तों, आप चाहे कितनी भी पढ़ लेना, बहुत पछताओगे। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं एग्जाम में तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको। ये सेशन मुझे खुद नहीं पता कि ये आधे घंटे चलने वाला है या 1 घंटे चलने वाला है, लेकिन जितना भी चलेगा दोस्तों, इसमें आपके बेनिफिट की 100% बातें होगी। ठीक है ना। कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं, उन सारी गलतियों पर आज हम खुल के चर्चा करेंगे, क्योंकि हम यहां पर आज पढ़ाने नहीं आए हैं आपको। बेसिक गलतियां, आप लोगों की इतनी सारी कमेंट आई थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी, आप लोग बहुत परेशान भी थे कि सर सब कुछ ठीक है लेकिन एग्जाम का टेंशन हो रहा है, क्या लिखना है, कैसे लिखना, सब भूलते जा रहे हैं, जितना पढ़ा था सब भूलते जा रहे हैं। तो वो सारी बातें, क्यों भूल रहे हो, क्या है क्या नहीं, वो सारी चर्चाएं हम आज के सेशन में करेंगे। और आज बिल्कुल मतलब कि कोई टाइम को देखना ही नहीं है कितना लंबा चल रहा सेशन। जिनको रियल में आपको लोगों को अगर पढ़ना है और आपको अच्छे नंबर की जरूरत है, तो वो स्टूडेंट बिल्कुल भी सेशन को स्किप नहीं करेगा, बार बार स्क्रॉल करके आगे नहीं बढ़ाएगा, और सीरियसली बस देखते चलिए। एक एक करके सारी बातों पर, सारी जितनी भी समस्याएं हमारे साथ में बनी रहती है एग्जाम की, सब पर चर्चा करेंगे 1 बाय 1 करके। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो आज के सेशन में हम किस किस बात पर, हमारा मेन आधार क्या होगा आज के सेशन का, वो एक बार जान लीजिए, फिर अपने सेशन में एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम सबसे पहले तो कुछ बेसिक रूल्स पर बात करेंगे कि जो सेशन है हमारा, उसमें बेसिक रूल क्या रहेगा एग्जाम का। अब चूंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने के कुछ रूल्स, उसके बाद दोस्तों कुछ बेसिक कंसेप्ट एग्जाम के आंसर राइटिंग के लिए, और फिर उसके बाद में सबसे बड़ी जो चीज आती है वो थी स्ट्रेटजी। इन तीनों पर हम यहां पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो लगभग आप सभी को पता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक स्ट्रेटजी है, इन दो पर हम विशेष चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम लोगों की होती है, सबसे पहली प्रॉब्लम, सब कुछ याद होता है, हम पढ़ के भी जाते हैं, लेक्चर भी लिया हुआ है, पूरा टॉपिक रटा हुआ है, बिल्कुल कई 10 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हम लिखकर नहीं आ पाते हैं। और जब घर पे आके मैच करते हैं तो पता चलता है अरे यार ये तो छूट गया हमसे, ये तो हमें बहुत अच्छे से याद था, लिखा क्यों नहीं मैंने। क्या रीजन होगा उसके पीछे दोस्तों? वहां पर रीजन है कि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको कुछ हेरा फेरी करके, कुछ उलट पलट करके एग्जामिनर ने आपके सामने रख दिया। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि आप प्रश्न की प्रकृति को समझ नहीं पाए, प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है ये नहीं समझ पाए। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि एग्जाम में जब हम लिखने बैठते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में प्रश्न को पढ़ते हैं और खट से उसका उत्तर लिखना चालू कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और लिख दिया, जबकि इस प्रश्न का उत्तर हमें बहुत अच्छे से याद था। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो उस गलती को कैसे सुधार, सबसे बड़ी गलती है दोस्तों ये, तो इस गलती को सबसे पहले सुधार लीजिए आप लोग, सबसे पहले सुधार लीजिए। सबसे पहले जो आपका काम है एग्जाम में बैठते ही, सबसे पहला काम, कम से कम 10 मिनट आपको अपने क्वेश्चन पेपर को देना है, कम से कम 10 मिनट। उससे पहले आप पेन को साइड में रख दीजिए, हाथ इन लगाना है। 10 मिनट आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चनों की प्रकृति को अच्छे से समझेंगे, और फिर उसमें समझते हुए देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न। सबसे पहले आपको कितने क्वेश्चन करना है, मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन पेपर में आए हुए, जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, 5 अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन करना है आपको। तो उन 5 क्वेश्चनों को ढूंढिए पहले, ढूंढने के बाद में उसके बाद देखिए कि उन प्रश्न की प्रकृति क्या है, वो पूछना क्या चाहता है आपसे, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है ना। अब इस डिमांड को पूछने में एक और चीज का ध्यान रखना है, एक और बात का ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये रखना है दोस्तों, ये देखिए कि प्रश्न कौन सी प्रकृति का है, प्रश्न कौन सा है, शॉर्ट है अर्थात लघु उत्तरी प्रकृति का है, शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है अर्थात दीर्घ उत्तरी प्रकृति का है। प्रश्न कौन सा है वो देखिए सबसे पहले तो आप। अगर प्रश्न आपका शॉर्ट है अर्थात लघु उत्तरी प्रकृति का है, तो यह बात याद रखिए कि जो आपसे पूछा है, जैसे कि कारण पूछे हैं, तो सिर्फ आपको कारण ही लिखना है, कारण से ही डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कुछ भी फालतू बातें इधर उधर की नहीं लिखना है, या ना अगर कारण पूछा है तो ना उसका अर्थ बताना है, ना विशेषता बतानी है, ना लक्षण बताने, डायरेक्टली कारण तो कारण,
और जहां कारण खत्म हुए हमारा आंसर भी खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है ना। और अगर लोंग प्रकृति का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोंग प्रकृति का अर्थात दीर्घ उत्तरी प्रकृति के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो उसमें आप लोगों को एक पूरा फॉर्मेट होगा उस प्रश्न का आंसर देने का, ठीक है ना। उस फॉर्मेट में चूंकि हम अंदर बात करने वाले, इसलिए यहां पर मैं नहीं बताऊंगा, अंदर पूरी उसी में बात करेंगे हम कि पूरे एक अपने को जो क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। लोंग प्रकृति का जो क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रकृति का जो क्वेश्चन है, उसका पूरा फॉर्मेट क्या होगा, किस प्रकार से हमें पॉइंटों को अरेंज करना है, कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, किस तरह से लिखना होगा जिससे हमारा एक भी नंबर ना कटे, ठीक है ना। तो दो चीज तो आपको याद रखनी है, शॉर्ट और लॉन्ग में। क्लियर है। तो सबसे पहले आप प्रश्न की डिमांड को समझेंगे, आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा क्या गया है। जैसे कि आपसे विशेषताएं पूछी गई है, या फिर आलोचनात्मक विवरण पूछा गया है, या फिर आपसे महत्व पूछा गया है, या फिर आपसे उसके तत्व पूछे गए हैं। जो पूछा गया है उनको पहले समझिए। आपको प्रश्न की डिमांड पे पहला फोकस होना चाहिए आपको। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम्पल के तौर पर। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायक देखिए ये प्रश्न क्यों उठाया, इसको भी समझते हुए चले आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायक परिस्थितियां एवं कारणों का वर्णन कीजिए। अब देखिए यार, पढ़ा हुआ था, लिख कर नहीं आया क्वेश्चन, क्योंकि वहां पता नहीं चला। कब पता नहीं चलता बताता हूं मैं आपको। अगर इस क्वेश्चन में से मैं इन कारणों, इतने टॉपिक, इसने को अगर मैं हटा दूं, यहां से इतने को अगर हटा दूं, कारणों को अगर हटा दूं, तो दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से कांग्रेस की उत्पत्ति के कारण बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, अच्छे से याद है, खूब 8-10 पॉइंट याद है सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन छोड़कर आ जाएंगे। क्यों छोड़कर आ जाएंगे? देखिए क्या बोल दिया उसने कि उसकी उत्पत्ति में सहायक परिस्थितियां, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो सहायक परिस्थिति मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग का ढक्कन को खोलो और फिर सोचो कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है वो। सहायक परिस्थितियां, भाई जिन परिस्थितियों से इस कांग्रेस संगठन की स्थापना हुई है, मतलब कारण है ना। तो ये सावधानी रखनी है आप लोगों को। जो एग्जाम में चालाकी करता है ना आप लोग फंसाने के लिए, उस चालाकी को आपको वहीं पकड़ना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व निरर्थक और अनावश्यक है, विवेचना कीजिए। क्या बोला उसने? निरर्थक और अनावश्यक है। तो क्या मतलब हुआ इसका यहां पर दोस्तों, कि हमारे संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, वो निरर्थक है, मतलब बेकार है, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? भाई हमें आलोचनात्मक वर्णन करना है यार, आलोचना बतानी है उसकी। तो इस आलोचना बताने से पहले हमें उसके बारे में पहले बताना होगा, लिखना होगा कि ये डीपीएसपी एक्चुअल में है क्या, है ना। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक्चुअल में है क्या, कहां पर दिए गए हैं, क्या है इसका अर्थ, क्या है, क्यों दिए गए, ये कुछ पॉइंटों के माध्यम समझाने के बाद में फिर हम उसकी आलोचना कर देंगे, आलोचनात्मक वर्णन कर देंगे। क्लियर? देखिए दूसरे उसमें आलोचना क्लियर हो पा रहा है ना दोस्तों, है ना, कि कौन सी गलतियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है यहां पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे अब ये बताइए मुझे, देखिए अब ये बात तो हो गई, चलिए हमने क्वेश्चन की प्रकृति को समझ लिया है, समझकर बैठ गए। अभी तक हमने पेन नहीं उठाया था, लेकिन अब हम पेन उठाएंगे। अब हम पेन उठाएंगे। पेन उठा करके हमने देख लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर अब हमें करना है। तो करते वक्त आपके दिमाग में सबसे पहली एक बात हमेशा याद, हमेशा फिट होना चाहिए दिमाग में, कि जिसने ये पेपर लिख कर दिया है ना आप लोगों को, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, जो आपको नंबर देने वाला है, उसके बारे में आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्या? कि वो आपसे क्या उम्मीद रखता है, वो आपसे क्या उम्मीद रखता है। कोई क्वेश्चन उसने दिया आपको उठा करके, तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से उत्तर लिखे कि उसको फट से पसंद आ जाए, उससे उम्मीद क्या रखता है। तो उस उम्मीद का विशेषकर ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे बड़ी बात जो है कि एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद रखता है, क्या उम्मीद रखता है। तो दोस्तों सबसे पहले सप्लाई ओनली डिमांड्स,
क्या? सप्लाई ओनली डिमांड्स, जो पूछा गया है वो बताइए। वो भी जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आप ज्ञानी हो, आप बहुत कुछ लिख सकते हो इस पूरे ब्रह्मांड के बारे, उस स्कूल में कॉलेज में जितनी भी कॉपियां होंगी सब भर सकते हो, आप बहुत ज्ञानी हो आप, लेकिन उसे उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसने जो आपसे पूछा है ना, बस उसका आंसर दीजिए। यार कुछ सोचिए ना, जब आप फ्रेंड्स लोग बैठते हो, जब कहीं पर भी इकट्ठा होते हो, कहीं सुट्टा शॉप पे या कहीं किसी भी शॉप वगैरह पे, कहीं चौराहे पे, कहीं पर भी, तो उनमें से एक दो चार में से कुछ फ्रेंड्सों में से एक आध फ्रेंड्स ऐसा 100% होगा आप लोगों की कंपनी में कि जिससे आप हमेशा बचते हो। कैसा होगा कि मतलब इसको हम कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में चाट की दुकान, बहुत ज्यादा चाटने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला, उससे हम पूछ क्या रहे हैं वो बोल क्या रहा है, कितने बोर होते हैं ना उससे। तो अब मुझे बताइए, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है और आप उसी चाट की दुकान की तरह दुकान लगा दोगे उस कॉपी में, तो क्या वो बोर नहीं होगा? और चूंकि यार वो तो उसको तो बहुत सारी कॉपियां चेक करनी ना, वो आपको पर्सनली तो जानता नहीं है ना। लेकिन अगर आप राउंड राउंड घुमाओगे जलेबी की तरह, तो भाई वो क्यों घूमेगा यार? एक चक्कर घूमेगा, देख लेगा कि आप उसको घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, तो वो भाई वो आगे बढ़ जाएगा। याद रखिए, इसलिए जो पूछा गया है उसी का आंसर दीजिए। सप्लाई ओनली डिमांड। अब यहां पर मैं अब उन लोगों को कोट करके बोलना चाहता हूं जिनको एग्जाम में कॉपियां भरने में विश्वास होता है। कॉपियां, यार 4 कॉपी भरना है, 5 कॉपी भरना है, 6 कॉपी भरना, उसमें विश्वास करते हैं कि जितनी कॉपियां भरेंगे तभी जाकर अच्छे नंबर मिल पाएंगे। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने सुधार कर लिया है, वो एक ही कॉपी देते हैं, दोबारा सप्लीमेंट्री कॉपी आपको मिलेगी नहीं। काफी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हो चुका है, आई थिंक आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो भी याद रखिए, एक ही कॉपी सफिशिएंट होती है आपकी आंसर राइटिंग के लिए, एक ही कॉपी, सप्लीमेंट्री की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आप एक तरीके से कॉपी आंसर राइटिंग करते हो तो, है ना। तो आपको जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्री लेने की। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वही देना है जो उसने पूछा है। अगर 2 4 6 लाइन कम भी लिख के जाओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछा गया है और उसे आप 10 पेज में लिख के दे रहे हो, तो नंबर आपको 10 15 थोड़ी ना दे देगा यार, वो नंबर तो वही मिलेंगे 4 या 4.5। लेकिन अगर इतना लंबा आपने खींच दिया है ना, तो वो पक्का समझ जाएगा कि ये तो बस उसने कुछ भी बोला है, अब छोड़िए इस पार्ट को। और वो जहां 5 नंबर का है तो वहां पर 1 नंबर ही मुश्किल से आपको देगा। लेकिन अगर आपने सटीक तरीके से 1 या 2 पेज में उसको समझा दिया, पूरा क्लियर कर दिया एक व्यवस्थित फॉर्मेट के रूप में, तो फिर वो आपको प्रॉपर नंबर देगा, खुश भी होगा कि वाह यार क्या लिखा है। तो फिर आपकी कॉपी के आधार पे अगली कॉपियां चेक करेगा वो। तो विशेष याद रखें दोस्तों, कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है, कॉपी भरने पर बिल्कुल फोकस ना करें, ठीक है ना। तो जो पूछा गया है केवल उसी पर फोकस करें। उत्तर के इंट्रो में प्रश्न की प्रकृति या डिमांड को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको नोट डाउन भी कर लेना आप लोग। पेन और पेपर लेकर साथ में बैठना अभी दोस्तों, है ना। जो जो आवश्यक बातें बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है ना, नोट डाउन करते हुए चलना। अगर इस पीडीएफ की आवश्यकता, इसी पीडीएफ की आवश्यकता तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अभी बता दो यार कमेंट करके, अगर पीडीएफ लगेगा तो मैं करवा दूंगा। और हाँ एक बात और है, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं अभी आप लोगों की, कारण एक कमेंट पढ़ने बैठूंगा उसका रिप्लाई करूंगा ना, तो फिर ये है ना, आपको पता है कि फिर रात की 10 या 11 बज जाएगी, 6 से लेकर के 10 11 बज जाएगी रात की, क्लास कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो आपको रिप्लाई मिलेगा कमेंट का, हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिल ही रहा है, क्योंकि बगल में भाई साहब को बिठाया हुआ है हमने आपकी रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके अभी बता दीजिए इसकी पीडीएफ देना है या नहीं देना है, या आवश्यकता नहीं, या फिर आप पेन पेपर लेकर बैठे हो, जो आपको लगे उसको नोट डाउन करते हुए चले, ठीक है। उस चीज का बारीकी से ध्यान रखना है। तो क्या दोस्तों, सप्लाई ओनली डिमांड्स, ठीक है ना। तो जो पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब दें। दूसरा, जब आप उत्तर लिखने बैठे, हालांकि अंदर और बताने वाला हूं, एकदम डिटेल में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि उत्तर की शुरुआत कैसे करना है हमें। तो एक बेसिक समझ लीजिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करना चालू करते हैं तो एक हमें थोड़ा सा देखिए यार क्या होता है। कोई चीज आपसे पूछी गई है, कोई एक टॉपिक के बारे में पूछा गया है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। एक प्राचीन इतिहास का हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन कीजिए, या जो भी आपसे पूछा गया है उसमें उसकी विशेषता वगैरह।
तो अब इसमें डायरेक्टली विशेषताओं पर आने से पहले, अगर आपसे विशेषताएं पूछी गई तो विशेषताओं पर आने से पहले आप पहले 8 से 10 लाइन का एक इंट्रो लिखेंगे। उस इंट्रो से क्या होगा कि सामने वाला जैसे ही 8-10 लाइन बस है ना, ज्यादा 2-3 पेज नहीं, सिर्फ 8-10 लाइन का इंट्रो, उस इंट्रो को जैसे पढ़ेगा ना तो व्यक्ति समझ जाएगा कि यार आपको एक्चुअल में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से पता है। उसके इंट्रो में उसकी बेसिक जानकारी, इसकी खुदाई कब हुई थी, इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी और कब की सभ्यता थी, इससे हमें क्या क्या पता चलता है या क्या क्या सीखने को मिलता है, छोटी मोटी उसका बेसिक सा लिख दिया। बेसिक लिखने के बाद में फिर इसकी विशेषताओं पर आ जाएंगे। हर एक प्रश्न में यही होना चाहिए हमारे साथ में। और इसलिए जब हम लॉन्ग क्लासेस लेते हैं, डिटेल क्लासेस लेते हैं, तो आपको बताते भी वहां पर एक सबसे पहला हमारा एक पॉइंट होता है व्याख्या का, है ना। तो इसी तरह से आप व्याख्या लिखकर भी आप उसका इंट्रो लिख सकते हैं उसके अंदर, तो उससे आपके प्रश्न की शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा है कि क्लियरिटी, डोंट मेक कंफ्यूज्ड, डोंट मेक कंफ्यूज, क्लियर रहिए। या जो पूछा गया है ना उसमें पहले आप क्लियर होइए कि आप लिख क्या रहे हैं। पता चलता है कि जब हम लिखने बैठते तो हमें ही नहीं पता कि उसके अगली लाइन में क्या लिखा था हमने, बस लिखे जा रहा है, धड़ 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 उसको कॉपी भरना है, उससे बंदा कंफ्यूज होगा। वही गोल गोल मत घुमाइए उसको, वो नहीं घूमेगा, है ना। क्योंकि जहां पर आप हो आज, वो कई साल पहले उस चेयर पर बैठ चुका है, वो आपके साथ गोल गोल नहीं घूमेगा, आप घुमाओगे वो नहीं घूमेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल भी देखिए इसमें दिया गया है, एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने। प्राचीन भारत में विवाह के उद्देश्य एवं प्रकारों की विवेचना करते हुए प्राचीन भारतीय स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार पर प्रकाश डाली। अब यहां पर इसको देखें तो देखिए क्या पूछा गया, प्रश्न क्या है दोस्तों कि प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत की बात हो रही है, प्राचीन भारत में विवाह के उद्देश्य, विवाह के उद्देश्य पूछे गए आपसे, प्रकार पूछे गए कितने प्रकारों के विवाह होते हैं, उनकी विवेचना करते हुए स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार की बात करनी है, स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार की बात करनी है। यहां पर 3 बातें आप लोगों से पूछी गई। तो अब इसका जो इंट्रो होगा ना, वो इंट्रो भी इन तीनों बातों को सम्मिलित करते हुए ही होना चाहिए। उद्देश्य, प्राचीन भारत में जो विवाह प्रणाली थी, जो विवाह संस्कार था, किस प्रकार से होता था, उसके प्रकार बताने, इतने प्रकार का होता था। और इसकी सबसे अच्छी व्यवस्था ये थी कि इस समय भी संपत्ति का अधिकार इनको प्राप्त था, अर्थात कि संपत्ति में स्त्रियों को हिस्सा दिया जाता था। ये सारी बेसिक जानकारी आपको इंट्रो में करने के बाद में फिर पॉइंट नंबर 2 में, पहले पॉइंट नंबर 1 में आपकी व्याख्या हो जाएगी, जिसमें आप तीनों से संबंधित कंप्लीटली प्राचीन भारत की जो धार्मिक, जो वैवाहिक जो प्रकृति थी, वैवाहिक जो संबंध थे, उनके बारे में बताते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और फिर 2nd पॉइंट में आपका आ जाएगा विवाह के उद्देश्य, 3rd पॉइंट में विवाह के प्रकार, 4th पॉइंट में स्त्रियों के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, इस प्रकार से। और लास्ट में आपको एक निष्कर्ष वाला पॉइंट डालना होगा। क्लियर है यहां तक का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि अब देखिए, अब 2 चीज तो हम लोगों ने क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले हमने प्रश्न की डिमांड को समझा, उसके बाद हम ये भी देख चुके हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, मतलब हमें उसको कंफ्यूज नहीं करना है। वो बहुत शाना है, हमसे भी ज्यादा शाना है वो, उसे कंफ्यूज नहीं करना, उसे एकदम क्लियर देना है। ठीक है ना। अब चलिए, अब शुरुआत करेंगे हम आंसर लिखने की। अब लिखने की शुरुआत करने वाले हैं। तो लिखने की शुरुआत करें मतलब ये कि कॉपी आंसर लिखे कैसे, लिखना कैसा चाहिए हमको, कि एक आंसर की प्रकृति क्या, मतलब लिखना कैसे, शुरुआत कहां से करनी है। तो शुरुआत की शुरुआत करें उससे पहले, यार बहुत कम लोग हैं अभी भी ऐड, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। यार कॉन्फिडेंस नहीं आता यार, जितने ज्यादा लोग होंगे ना तो कॉन्फिडेंस, मजा आता है फिर। ठीक है ना। और जब कॉन्फिडेंस रहता है ना तो अंदर से बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाती है जो कि हमें खुद याद नहीं होती, और वो बहुत प्रॉफिटेबल होती है, बहुत काम की बातें होती है। थोड़ी सी बढ़ाई है यार, ना। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पूरे विश्व में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ चुका, और यहाँ चैनल पर देखिए यार क्या पॉपुलेशन है, थोड़ा बढ़ाओ यार, है ना। चलिए शुरुआत कहां से करें, एक अन्य प्रॉब्लम, शुरुआत कहां से करें। बेसिकली इस प्रॉब्लम तक बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते इस प्रॉब्लम के बारे में। ये भी हमारी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी गलती है।
कि शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है ना यार, याद है जहां से करनी कर दो, बस शुरू तो करना, लिखना ही तो है। और एक बार शुरू करा तो फिर पेन रुकता कहाँ है, पता ही नहीं चलता कितने पेज भर गए। वो जब दे के आते हैं तो बड़ा खुश होके आते हैं, अरे मजा आ गया, आप तो इतना सारा लिख के आए, है ना, ऐसा होता ना। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो मुंह लटका के घर आना पड़ता है, अरे यार नंबर ही नहीं आए। क्यों होता है ऐसा? जबकि एक आंसर राइटिंग करने वाले बंदे को एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही पता चल जाता है कि उसकी स्थिति क्या है। जिसने पूरी ईमानदारी से आंसर राइटिंग की है, एक स्ट्रेटेजी के साथ आंसर राइटिंग की है, जो तरीका होता है लिखने का उस तरीके से की है ना, तो अप्रोक्सीमेटली नंबर वो स्वयं में गेस कर लेता है कि यार इतने नंबर तो पक्के हैं मेरे, और उतने नंबर आ भी जाते हैं, उसको आते भी है। ठीक है ना। तो शुरुआत कहां से करें मेरे भाई, बहुत बड़ी समस्या है ये, शुरुआत कहां से करें। अगर प्रश्न भले आपने कितने भी अच्छे से याद कर रखा है, आपने कितना भी अच्छा डाटा उसको दिया है लिखकर अंदर, लेकिन शुरुआत अगर आपकी सही तरीके से नहीं हुई ना, तो नंबर आपके 100% कटने हैं। आपको नहीं पता कि कौन बंदा बैठ रहा आपकी कॉपी चेक करने के लिए। कुछ बंदे होते हैं जो पूरी ईमानदारी से पूरी कॉपी चेक करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं यार जो बस स्टार्टिंग का चेक करके उसके आधार पर आपकी कॉपी का अनुमान लगा लेते हैं। स्टार्टिंग का पढ़ेंगे, उस आधार पर अनुमान लगा करके नंबर डाल देते हैं आपको। तो वो जो विद्वान बैठे हैं ना, जो आपकी आधा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, भाई उनको भी टारगेट करना पड़ेगा आप लोगों को अगर नंबर अच्छे चाहिए तो। इसलिए ये पॉइंट आपको उन विद्वानों से बचाएगा, है ना, उन विद्वानों से ये पॉइंट बचाएगा आपको शुरुआत कहां से करनी है। तो एक अच्छे प्रश्न की शुरुआत पढ़ लीजिए, दो है, पढ़ लीजिए। इन दो से आपके प्रश्न की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है। कोई भी वर्तमान मुद्दा उठा लीजिए शुरुआत करने के लिए। इसको और डिटेल में समझाता हूं मैं आप लोगों को। स्लाइड को और ओपन कर लेता हूं मैं, कंप्लीट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट समझ बात करते हैं इस पर। चलिए समझिए इसको। कोई मान ले कोई एक क्वेश्चन आता है। अब यार देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि किसी भी साइंस या चलिए पर्यावरण उठा लेते हैं। पर्यावरण आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा चल रहा है। एक प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित, और एक, चलिए अगर आपके पास पर्यावरण सब्जेक्ट नहीं है ना तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप राजनीति को उठा लीजिए, विश्व राजनीति को उठा लीजिए आप लोग। वो तो सभी के पास है ना राजनीति विज्ञान, तो राजनीतिक मुद्दे सबके इसमें होते हैं। ठीक है, तो एक राजनीतिक मुद्दा उठा लीजिए, और एक प्रश्न आपसे जो अभी हम जस्ट अभी बात की थी ना हमने, कौन सी, प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में विवाह संस्कार, प्राचीन भारत में विवाह संस्कार से संबंधित या उसकी विवेचना कीजिए, उसके लक्षण बताइए। अब समझिए, जो हमारा पहला प्रश्न था राजनीतिक मुद्दों का, अब उसमें देखिए दोस्तों, उसकी हम बेहतरीन शुरुआत कैसे कर सकते हैं जिससे कि पढ़ते ही बस वो मस्त हो जाए यार, एग्जामिनर मस्त हो जाए, आपकी जो स्टार्टिंग होती है ना उसको पढ़ के ही मस्त हो जाए कि बंदे को कितना ज्ञान है यार। अरे अंदर चाहे तुम फिर कुछ भी लिखना, है ना, दादा दादा नानी नानी सबके नाम ठूस देना अगर याद नहीं है तो, लेकिन शुरुआत आप इसी एंटी कीजिए कि यार उसको लगना चाहिए कि आपको पूरा नॉलेज है इस टॉपिक का। ठीक है ना। अगर आप एंट्री ही इतनी शानदार मार दोगे ना, तो बंदे की हिम्मत नहीं होगी आपके नंबर काटने। अब एंट्री शानदार कैसे मारते समझिए। अगर कोई राजनीतिक मुद्दे पर क्वेश्चन आया है, पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसे आपको पता है कि ये करंट में भी चल रहा है, वर्तमान में भी इसकी चर्चा होती है, तो कोई वर्तमान का मुद्दा पहले उठाकर डाल दीजिए इंट्रो में। वर्तमान का कोई मुद्दा उठाकर डाल दीजिए। जैसे राजनीतिक मुद्दे हैं तो राजनीति में डाल दीजिए भाई, पर कि विश्व राजनीति में अभी क्या हालात चल रहे हैं, किस देश के साथ कैसे संबंध, उन संबंधों के कारण हमारी राजनीति किस प्रकार प्रभावित हो रही है। या पर्यावरण की कोई बात आती है तो वही पर्यावरण को लेकर के 1902 से जो सम्मेलन स्टार्ट हुए थे पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व स्तर पर, वो सम्मेलन आज भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन सम्मेलनों के इतने प्रयासों के बाद भी हमारा पर्यावरण आज भी दूषित होता जा रहा है। उसका डाटा ये रहा, करंट में जो डाटा आपका हाथ लगे उठा के फट फेंक दो, उससे क्या होगा, बंदा मस्त देखेगा पड़ेगा यार। पर्यावरण में हमने से पूछा कुछ और था, वो ये एंट्री इतनी शानदार मारी, इसने बता दिया पूरा करंट में।
आज की स्थिति बता दी उसने, करंट की स्थिति क्या है। ये आपका बहुत नंबर बहुत बेहतरीन तरीके से दिलाने वाला दोस्तों ये वर्तमान के मुद्दे, मतलब करंट अफेयर, ठीक है ना। उसके बाद में अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई चीज नहीं आ रही है ना, राजनीतिक कोई मुद्दा पूछा आपसे, कोई चीज पूछी, ऐसी बात पूछी है जिसमें आपको नहीं पता क्या करंट में क्या चल रहा है, तो यार किसी विद्वान की का जो कथन है ना वो डाल दीजिए, विद्वान का कोई कथन डाल दीजिए। जैसे कि अभी हम अगर युद्ध वगैरह की बात करें, इतिहास में जाएं, तो एक बर्नहार्ट का एक कथन था, बर्नहार्ट ने कथन दिया था कि युद्ध आज की आवश्यकता है या युद्ध जीवन की आवश्यकता है, बर्नहार्ट का, है ना। कल परसों के सेशन में हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो उन्होंने कहा कि युद्ध जीवन की आवश्यकता है, लताड़ दीजिए, इसके बाल नोच दीजिए ना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर राजनीति से संबंधित, इतिहास से संबंधित, युद्ध से संबंधित, संघर्ष से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो बर्नहार्ट को फेंक पटक दीजिए वहां पर, और उसके कथन लिख करके उसकी आलोचना कर मारिए, 2-3 लाइन में, है ना, ज्यादा नहीं खींचना उसको, 2-3 लाइन में बस। यार बंदे को क्या नॉलेज है, किसी विचारक, किसी विद्वान, जो हम परिभाषाएं पढ़ते हैं ना, वो परिभाषा में क्यों देता हूं आप लोगों को अटैच कर करके 2 परिभाषा 3 परिभाषा, ताकि आपको उनके कथन याद हो जाए, और जब वो कथन याद होंगे तो परिभाषा में तो काम आ ही रहे हैं, कर परिभाषा में नहीं भी लिखना है आप लोगों को चलेगा, मत लिखिए, अरे एग्जाम जो आपका आंसर का जो इंट्रो है ना उसमें डाल दीजिए, व्याख्या में डाल दीजिए, उसको मजा आ जाएगा पढ़ने वाले को, ये बंदा क्या बोल रहा है यार, समझ रहे ना। तो ये इस प्रकार से आपको प्रश्न की शुरुआत करनी है, उत्तर लिखने की शुरुआत करनी है। अब दूसरे प्रकृति का प्रश्न भाई, जिसमें न तो आपको राजनीतिक मुद्दे याद है ठीक से, सॉरी, न किसी विचारकों को कोई परिभाषा ठीक से याद नहीं है आपको, या फिर मान लेते हैं कि कोई करंट अफेयर है ही नहीं उससे संबंधित, जैसा भी हमने प्राचीन भारत की, है ना, विवाह संस्कार पढ़ा हमने, तो अब उसमें करंट में क्या चलेगा यार, वो तो प्राचीन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, यदि प्रश्न की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर यह संभव ना हो, क्या संभव ना हो, वर्तमान मुद्दे संभव ना हो, तो संक्षिप्त में प्रश्न का सामान्य परिचय दे दीजिए। आपको कोई वर्तमान मुद्दा याद नहीं है, या फिर पॉसिबल नहीं है कि कोई वर्तमान में वो उस प्रकार की कोई घटना घटती ही नहीं है, या किसी विचारक के विचार आपको याद नहीं है, तो फिर उस स्थिति में क्या करना है आप लोगों को, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो प्रश्न उसने पूछा है आपसे, उसी प्रश्न का एक निचोड़िए, निचोड़ करके एक थोड़ा सा डाटा, मतलब उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए स्टार्टिंग में 5-7 लाइन में बस, और डायरेक्ट जो से आपसे पूछा गया है वो स्टार्ट कर दीजिए पॉइंट डालकर, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, दोनों समान महत्व रखेंगे। तो अब यहां से आपने ये देख लिया कि प्रश्न की शुरुआत कहां से करें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रश्न की शुरुआत कहां से करनी है पता चल चुका आप लोगों को, क्लियर है, बढ़े आगे। समय लगेगा दोस्तों ना, आज के सेशन में समय लगेगा टाइम चल रहा है, चलता रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए, ये इसको स्किप नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, एक आध टॉपिक नहीं पढ़ोगे ना तो चलेगा, लेकिन इन गलतियों को अगर आपने सुधार लिया ना, तो जितना ज्ञान आपके पास में है उसी ज्ञान में आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करेंगे, नेक्स्ट में अब बात करेंगे दोस्तों हम कि आंसर राइटिंग हम पता चल चुका है कि कहां से शुरुआत करनी है, तो जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत करने का, तो अब वो उत्तर अच्छा कैसे होगा, मतलब अब हम आ चुके हैं हमारी स्ट्रेटजी पर कि हमें आंसर राइटिंग एक्चुअल में कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है आंसर राइटिंग करते वक्त, तो और किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ बिंदु है जिनको बस आप पढ़ लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जीवन भर काम आने वाली, जब तक आप पढ़ाई करेंगे, जब तक आप स्टूडेंट रहेंगे, तब तक ये सारी बातें आपको के काम आने वाली है, 100% काम आने वाली है ना। अब यार देखिए, कुछ दोस्तों को एक प्रॉब्लम तो हो रही होगी कि सर इतना लंबा सेशन है ना, आधे घंटे से ऊपर निकल चुके हैं, इतना लंबा सेशन चल रहा है, ये तो लग तो रहा होगा कुछ स्टूडेंटों को, लेकिन दोस्तों यार माफ करना, मैं एक कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, एक्चुअल में एक टीचर हूँ, और आप लोगों के लिए 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट का सेशन कंडक्ट करके मैं नहीं ला सकता, आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। एक छात्र जीवन के, एक छात्र, उसके एक समय की मुझे बहुत वैल्यू है, मैं जानता हूँ आपका जो समय है बहुत कीमती है दोस्तों, फोकट में भी नहीं है, है ना, फालतू में भी नहीं है, मेरे पास भी जो समय है ना, वो मेरा समय भी बहुत कीमती है,
उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर लाया हूं, सिर्फ इसलिए ताकि आप ये गलतियां ना करें, इनमें सुधार कर लें, है ना। अगर आप किसी सेमिनार में भी जाते हैं ना, तो 3 से 4 घंटे आप सेमिनार में देने पड़ते हैं, बल्कि इतना नहीं ले रहा हूँ तो 1 घंटे के अंदर अंदर सेशन को अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है ना आप लोगों को, तो यार बहुत सारे फॉर्मूले, जादुई फॉर्मूले, वैज्ञानिक तरीके यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। 5 मिनट 10 मिनट बस आप उनका काम निकल जाएगा, है ना, आप कुछ हाथ नहीं लगेगा, उनका काम निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, चाहे तो आप भजा सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो रही हो आप लोगों को तो। लेकिन अगर वास्तविक रूप से अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं और अच्छे नंबर की आवश्यकता है आप लोगों को एक व्यवस्थित तरीके की, मैं यहाँ कोई जादू नहीं कर रहा हूं कि बस आप ये बस ये छड़ी घुमा देना इतने नंबर आ जाएंगे, है ना, 2 नींबू काट करके कॉपी में चिपका के जाना, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। जो एक सही तरीका है, एक व्यवस्थित तरीका है, जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा और आपको पूरी ईमानदारी से आपको नंबर दिलवाएगा, मैं उस स्ट्रेटजी पर बात कर रहा हूं। और मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, हर एक स्टूडेंट ये गलतियां करता है, हर एक स्टूडेंट ये गलतियां करता है। इसलिए थोड़ा सा आधा सेशन लगभग हो चुका है, आधा और बचा है, लगभग 1 घंटे के अंदर क्लास अपनी समाप्त भी हो जाएगी। बस ईमानदारी से सेशन को देखते रहे, एंड तक वॉच करते रहे। एक एक स्लाइड का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। चलिए, अच्छा उत्तर कैसा होता है? अच्छा उत्तर कैसे होता है? तो क्या उत्तर पुस्तिका सरल, प्रचलित और स्पष्ट भाषा में लिखी जानी चाहिए। सबसे पहली जो कंडीशन है आप लोगों के उत्तर लिखने की, सरल भाषा होनी चाहिए, प्रचलित भाषा होनी चाहिए और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। सरल, प्रचलित और स्पष्ट। सरल का मतलब आप गलत ना निकाल ले, इसलिए आगे पॉइंट जोड़ दिया गया है प्रचलित। सरल मतलब कभी कभी होता है ना कि सरल भाषा में लिखिए, तो किताबी भाषा से बाहर निकल करके सरल मतलब कि अपनी स्वयं की भाषा जो चलती है ना, तो उसमें कुछ भी चलता है, तो वो कुछ भी नहीं चलाना है। एक प्रोफेशनल जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज में आपको आंसर राइटिंग करनी है ना। सरल होना चाहिए, प्रोफेशनली होना चाहिए, सरल होना चाहिए लेकिन प्रोफेशनली होना चाहिए, ठीक है, और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद में जो विचार है क्रम अनुसार होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। जो भी आप लिख रहे हैं ना, एक व्यवस्थित फॉर्मेट, व्यवस्थित क्रम होना चाहिए उन बिंदुओं का। क्लियर है? जिससे क्या होगा कि बहुत अच्छा प्रभाव छोड़कर जाएगा आपका आंसर। इसके अलावा लिखी गई विषय सामग्री सत्य एवं विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आपने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सोचा कि अरे वो कहाँ कॉपी लेकर बैठा हुआ, वो उसको कहाँ याद होगा, बस लिख दो, जो लिख दिया वही सत्य है, ऐसा नहीं। रियलिटी कंपलसरी है ना। अपनी तरफ से कुछ भी मत जोड़िए, जो सच है, जो सत्य है वही लिखेंगे आप लोग, है ना। और जो जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके, वीर रस को मत डाल दीजिए, हास्य रस को मत डाल देना, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उत्तर में एक रोचकता भी होना चाहिए कि जब पढ़े तो मजा आए, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, बोर नहीं करना चाहिए आपको उत्तर उसको, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्णता के साथ संक्षिप्तता को भी, गागर में सागर। अरे भाई नी भरना आता है, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। अधिक बातों की जानकारी कम शब्दों में प्रोवाइड करना है, इसका विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारी बातें हमें उसको बतानी है, लेकिन बहुत सारी बातें बताने के चक्कर में हम 8-10 पेज ना भर दें, ये गलती मत कर दीजिए। इससे डबल नुकसान हो जाएगा, आपका नंबर भी कट जाएंगे, साथ में आपका समय भी चला जाएगा। मुझे एक प्रश्न के चक्कर में, ज्यादा ज्ञान पेलने के चक्कर में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, कंप्लीट पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग। क्लियर है ना। तो इसलिए दोस्तों नॉलेज आपको बहुत सारा देना है, जानकारी बहुत सारी देनी है, संक्षिप्तता के साथ में गागर में सागर भरने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगले बिंदु पर अब बात करेंगे कि उत्तर की भाषा शैली कैसी होना चाहिए। सरल, स्पष्ट, रोचक। सरल, स्पष्ट, रोचक। क्लियर है। तो आपकी उत्तर भाषा जो है दोस्तों एकदम सरल हो, रोचक हो और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कुछ समझाने की आवश्यकता है आप लोगों को। क्लियर है। उसके बाद में शब्द संख्या क्या होना चाहिए, बस इस पर आ जाइए आप लोग। अब ये आप स्लाइड आपके बहुत काम की है, ये स्लाइड आपके बहुत काम की है कि शब्द संख्या, आपके उत्तर की शब्द संख्या क्या हो, कितने शब्दों में लिखे, कितनी कॉपियों में, कितनी कॉपियां भरे, कितने पेजेस लिखे, है ना।
तो जिन दोस्तों को कॉपियां भरने में बहुत मजा आता है ना, बस उनके लिए तो बस समझ लीजिए बहुत मस्त चीज है ये, है ना, कि बस याद था, लिख मारा, पता ही नहीं चला यार 10 कॉपी, माफ कर 10 पेजेस भर गए। और हाँ, बीए में इतिहास से बहुत सारे स्टूडेंट 10-10 कॉपी भी भर के आते थे, बहुत सारे स्टूडेंट भरते हैं। और जब उनकी कॉपी भरने का जो तरीका होता है, तो तरीका कैसा होता है उन लोगों का, थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, टाइम जाएगा बट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये आंसर शीट है, ठीक है ना, और उस आंसर शीट में ये लाइनें होती हैं। तो कुछ महान स्टूडेंट है जो लिखते हैं 3 लाइन को कवर करते हुए, इतने बड़े बड़े शब्दों में, इतने बड़े शब्दों में। इससे उनको लगता है कि जितनी ज्यादा कॉपियां भरेगी उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन जब एग्जाम में जैसे कॉपी खोलता है तो उनकी रचनाओं को जैसे ही देखता है कॉपी के अंदर, तो मत सोचिए मत उसका क्या हाल होता होगा, है ना। तो आप खुद समझ सकते हैं उस चीज को कि अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में। बस उसको वहां जाकर के उसे पकड़ नहीं सकते, बाकी सारे जितना उसका मन दिल जो करेगा ना, वो सारी भड़ास निकाल देगा। मन ही मन में कुछ कर नहीं सकता बेचारा, क्या करेगा, बस एक ही काम करेगा, नंबर देने में, क्योंकि नंबर तो उसके हाथ में है ना, तो वहीं पर वो, ठीक है ना। तो हीरो को जीरो बनाने में उसे वक्त नहीं लगेगा। तो यहां विशेष ध्यान कि शब्द संख्या कितनी होना चाहिए। भैया आप आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, कॉपियों से क्या करना आप लोगों को, अरे आपको नंबर चाहिए ना, प्रॉपर नंबर चाहिए, अच्छे जितने आपने मेहनत की है उससे भी ज्यादा नंबर चाहिए, तो एक तरीका अपनाइए ना आप लोग, जो पूछा है उसका आंसर दीजिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों कि प्रश्न की प्रकृति, हमने सबसे पहले पॉइंट में बात की थी कि प्रश्न का मॉडल समझिए, प्रकृति को समझिए, प्रश्न आपकी से क्या डिमांड कर रहा है। तो दो प्रकार के प्रश्न होंगे आपके, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दीर्घ उत्तरी प्रकृति के दोस्तों, तो इसमें क्या है कि इन प्रश्नों में उत्तर देते वक्त ध्यान रहे कि प्रश्न की मांग को एग्जाम्पल, डायग्राम, मैप और फुल फॉर्मेट के साथ पूरा किया जाए। विशेष याद रखिए, अगर आपसे लॉन्ग प्रश्न पूछा है, 5 नंबर या उससे ज्यादा का नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, तो उसकी आंसर राइटिंग में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि उसकी जब आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग, तो आपको एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल सटीक एग्जाम्पल होना चाहिए ना, वास्तविक एग्जाम्पल होना चाहिए। डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए, मैप बनाकर आइए, ये पूरा फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट कैसा होता है, अरे फॉर्मेट कैसा होता है, व्याख्या, उसके बाद में फिर उसका अर्थ, विशेषता, लक्षण, जो भी आपसे प्रमुख तत्व वगैरह, आलोचना जो भी पूछा गया है, वो सारा एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में पूरा फॉर्मेट लिख कर आइए, पल पल में एग्जाम्पल दीजिए उसको, जैसे आपने किसी उसकी अगर विशेषताएं लिखी है या कुछ उसका अर्थ बताया, उसका एग्जाम्पल ठूस दीजिए उसमें, बीच में एक छोटा सा एग्जाम्पल 1 लाइन का, क्या जाता है ना। तो एग्जाम्पल का इस्तेमाल कीजिए, कुछ बिंदु अधिकतम पूछे गए, जैसे विशेषताएं पूछेगी, विशेषताओं में आपको 5 पॉइंट याद है या 10 पॉइंट याद है, 5 लिखना है आपको, तो उसका व्यवस्थित एक डायग्राम बनाइए। आपको कॉपी भरनी है ना, कॉपी भरने का बहुत शौक है, तो डायग्राम से भरिए ना कॉपी, एक डायग्राम में आपका 1 पेज चला जाएगा, है ना। आपको लगना चाहिए कि यार, लगना चाहिए सामने वाले को जांच करते वक्त कि मैंने 4 पेज में या 5 पेज में आंसर दिया है। तो डायग्राम बनाइए, डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए ना, वो व्यर्थ में नहीं जाएगा, आपको नंबर देके जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों, लघु उत्तरी प्रकृति के जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो आपको बस रट लेना, दिमाग में गांठ बना के फिट कर लेना कि जो पूछा है ना वही लिखना है, कुछ भी इधर का नहीं लिखना है, ना कोई डायग्राम, ना कोई मैप, कुछ भी नहीं। पूछा है डाल दीजिए, दैट्स ऑल। भले ही वो 5 लाइन में खत्म हो जाए, चाहे वो 10 लाइन में खत्म हो, भले उसका 1 पेज भरा है, जो पूछा गया है सिर्फ उसी की बात करनी है। ना कोई वहां इंट्रो होगा, ना कोई वहां पर अर्थ होगा, ना कोई व्याख्या होगी, ना वहां कोई कंक्लूजन होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो पूछा है सटीक रूप से आपको उसी का जवाब देना है। क्लियर है। चलिए अगला है दोस्तों हमारा आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक सब कुछ आपने देख लिया है, क्या क्या आवश्यकता है प्रश्न की, क्या डिमांड करता है हमसे, किस प्रकार से उत्तर की शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें, ये सारी बातें आप जान चुके हैं। अब एक अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके दीर्घ उत्तरी प्रकृति के जो प्रश्न है उसका फॉर्मेट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जिससे आपके नंबर बिल्कुल भी कटे नहीं। 3 स्टेप बताऊंगा,
उस 3 स्टेप के बाद में 4 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है, वो सारी स्टेप आप स्वयं करेंगे और कैसे करेंगे वो भी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है प्रश्न का। दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के प्रश्न आता है आपके सामने तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। उस इंट्रो में लिखना क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इससे 2 स्लाइड पहले बता चुका हूं कि या तो वर्तमान मुद्दे से स्टार्ट कीजिए या किसी महान विचारकों के विचार से स्टार्ट कीजिए। इस टाइप का पॉसिबल नहीं है तो जो प्रश्न पूछा है उसका ही परिचय घुमा घुमू के शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन भी 2-3 पेज का नहीं होना चाहिए, मुश्किल से 10 या 12 लाइन का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, याद रखिएगा आप लोग, है ना। 10-12 लाइन, मैक्सिमम 15 चल जाएगी यार, ठीक है ना। प्लस माइनस 3 जोड़ लीजिए, 3-4 लाइन जोड़ लीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए आप, क्लियर है। 15 लाइन हम बोल रहे हैं, प्लस माइनस 4-5 लाइन कर लेना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब उसके बाद में विवरण आपको देना है, रीजन, विवरण देना है। अब इस विवरण में क्या आएगा, क्या आएगा विवरण में दोस्तों, क्यों बज रहे हो भाई। अरे शेयर करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, ये सेशन को शेयर करो। बहुत बुरी स्थिति है। विवरण क्या लिखेंगे विवरण में मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मेन हमारा जो फॉर्मेट है ना वो ये विवरण ही है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आप समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आप समझ चुके हैं, कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब मेन पॉइंट हमारा विवरण का है कि ये विवरण रीजन में क्या यार आपसे पूछा क्या गया है, वो तो देखिए कि आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है, उसका अन्य सभ्यताओं से संबंध के बारे में पूछा गया है, या कोई और राजनीतिक मुद्दा उठा लिया गया है, या भूगोल का प्रश्न है, या इतिहास का है, या हिंदी में लिख, अरे कहीं पर भी लिख रहा हूं, पूछा क्या है आपसे, कारण, विशेषता, आलोचना, निष्कर्ष, कुछ तो पूछा होगा, आपके विचार वगैरह, तो वही आपको यहां पर लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा है कि कोई सा भी एक मुद्दा ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता को ले लीजिए आप लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत, तो ये व्याख्या आपकी परिचय यहां से हो जाता है। उसकी शुरुआत, पहला पॉइंट आपका हो गया शुरुआत वाला, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आपने लिख दी उसकी विशेषताएं पूछी गई थी, विशेषताएं लिख दी आपने दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में अन्य सभ्यताओं के साथ संबंध। चौथे पॉइंट में आपने उसकी आलोचना पूछी थी, आलोचना लिख दी चौथे पॉइंट में, क्लियर है। तो देखिए एक पॉइंट तो आपका व्याख्या वाला हो गया, माफ करना, यहां पर ये दूसरा पॉइंट से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, क्लियर है। और लास्ट वाले पॉइंट में दोस्तों कंक्लूजन आ जाएगा, लास्ट वाले पॉइंट में कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन, ठीक है ना, निष्कर्ष। तो कितने पॉइंट हो गए आपके यहां पर, 6 पॉइंट हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको एक व्यवस्थित फॉर्मेट बना करके एग्जाम में चलना है। सबसे पहले इंट्रो के बाद में विवरण आता है, जो आपसे जो आपसे पूछा गया है वो सभी पॉइंटों के माध्यम से आप वहां पर उसको डिस्क्राइब करोगे, और इसी विवरण में ही आपको डायग्राम का इस्तेमाल करना है, टेबल वगैरह जो बनानी है सब इसी के अंदर बनाना है विवरण में, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान आपको विवरण में रखना है। उसके बाद में निष्कर्ष पर आओगे तो आपको कंक्लूजन देना है, देखिए थोड़ा सा थोड़ी डिटेल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल दी है जिससे कि आपको पूरा और क्लियर हो जाए अच्छे से। इंट्रोडक्शन में टॉपिक से संबंधित समसामयिक मुद्दे, प्रसिद्ध विचार, है ना, इसकी शुरुआत करना है। विवरण की बात करें, रीजन की, तो उत्तर को पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करें, जो भी आपसे पूछा गया है उसमें अधिकतम पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होता है कि आप मिक्स या उसको घुमा नहीं पाते हैं और वहां पर जो है डाटा आपका मिक्स नहीं होता है, सेपरेट चलता है। पॉइंट के माध्यम से लिखने का प्रयास करें। निष्कर्ष की बात करें तो टॉपिक से संबंध में संपूर्ण सारा सकारात्मक नकारात्मक विचारों के साथ अपने विचार भी प्रस्तुत करें। मतलब जब निष्कर्ष आप दे रहे हैं उस क्वेश्चन से संबंधित, तो उस क्वेश्चन में अगर आपने आलोचनाओं की भी बात की है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की बातें की है, तो उनका एक निचोड़ लिखिए, वर्तमान में उनका महत्व समझाइए, और उस महत्व को और कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, समस्या कैसे कम खत्म की जानी चाहिए, उस टॉपिक से संबंधित जो विचार है थोड़े बहुत अपनी तरफ से भी रख लीजिए। अपनी तरफ से विचार रखने से क्या होता है कि उसका इंप्रेशन अलग पड़ेगा।
इससे ज्यादा आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, इतना ही बस विशेष आपको ध्यान रखना है। यही आपके एग्जाम का फॉर्मेट होता है, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है। इंट्रोडक्शन के बाद में व्याख्या, जो विवरण होता है आपका, विवरण में आपको किस किस प्रकार से कितने पॉइंट आप बना सकते हो वो पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद निष्कर्ष दे दीजिए। आलतू फालतू बातें अब उसके अंदर नहीं करोगे आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट स्लाइड बची है, सम बेसिक रूल्स। कुछ बेसिक रूल्स देख लीजिए। राइट यूर ओन लैंग्वेज या ओन स्टाइल, अपनी आसान भाषा में और अपने अपने तरीके से उसको लिखें। आंसर राइटिंग को अपने तरीके से लिखें, किसी के प्रभाव में आकर किसी के देखी हुई कॉपी को नकल नहीं करना है, आपका अपना खुद का तरीका आजमाएं। फॉर्मेट में आपको बता चुका हूं, उस फॉर्मेट में अपनी स्टाइल में अपना आंसर को पुट कीजिए, किसी को कॉपी नहीं करना है ना। हो सकता है कि आपका जो तरीका है लिखने का वो एकदम यूनिक हो, तो आपको यूनिक नंबर दिलाएगा। क्लियर है। अगला है, इसमें अगला है दोस्तों, राइट इन पॉइंट्स। राइट इन पॉइंट्स बता चुका हूं आपको, मैक्सिमम जो आपको लिखना है वो पॉइंट्स का सहारा लेते हुए लिखना है। जो आपकी हेडलाइन है उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें, अंडरलाइन बिल्कुल कीजिए। वहां पर आपको 2 पेन लेकर जाना है एग्जाम में, ब्लू और ब्लैक। रेड का इस्तेमाल मत कीजिएगा वहां पर, ब्लू और ब्लैक। जो आपकी हेडलाइन है उसको ब्लैक से हेडलाइन लिखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए और ब्लू से उसको लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा आप लोग। और ब्लैक का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्लू पेन से ही अपनी हेडिंग लिख करके उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे वो अलग ही दिखेगी। क्लियर है। हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, हैंड राइटिंग गलत नहीं, खराब नहीं, और इतनी भी खराब नहीं होना चाहिए जो कि उसको पढ़ने में समस्या आए, और इतनी भी अच्छी लिखने की जरूरत नहीं कि 2 प्रश्न में ही पूरे 3 घंटे निकल जाए, है ना। इतनी भी सजावट के साथ नहीं लिखना हमें कॉपी, बस उसको पढ़ने में दिक्कत ना आए, इतना बस विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। हैंड राइटिंग, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि हैंड राइटिंग के नंबर मिलते हैं या कटते, ऐसा कुछ नहीं है। हैंड राइटिंग के कोई नंबर नहीं मिलते हैं, आपकी हैंड राइटिंग बस इतनी अच्छी होना चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने में तकलीफ ना आए, ठीक है ना। तो बाकी हम कौन कौन सी चालाकियां हम भी करते हैं, तो वो चालाकी आप समझ रहे हैं कि आप कौन कौन सी चालाकी करते हैं, आपको खुद याद आ जाएगी वो तो हैंड राइटिंग में, कि जहां पर हमें टॉपिक क्लियर नहीं होता है वहां पर कुछ ऐसी जलेबी घुमाते हैं कि सामने वाला पढ़ ही ना पाए है ना। चलिए, एग्जाम्पल, डायग्राम और मैप, इनका यूज आपको निरंतर करते रहना है, निरंतर करते रहना है। लास्ट है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, किस प्रकार से आपको ये करना था, करना चाहिए, ये सारी बातों का जवाब आपको अब मिल चुका है, ठीक है ना। अब मुझे आप लोग बताइएगा, अभी आप खुद देखिए कितने लोग वॉच कर रहे हैं लाइव सेशन में। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने मुझसे एक ना एक बार तो कमेंट में बोल ही दिया कि सर लाइव सेशन लेकर आइए। मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेकर भी आ रहा हूं, लेकिन इतने कम ज्वाइन करेंगे ना तो शायद तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। थोड़ी सी संख्या आप लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि यार खुद देखिए कि लगभग 40,000 से और डायरेक्टली कहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं, तो है ना प्रॉब्लम आ सकती है इसमें थोड़ी सी लाइव सेशन में। लेकिन आपकी स्टडी तो कंटिन्यू चली रही है। मैं आपको विशेषकर बता दूं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें शुरू से लेकर एंड तक पहली बार इसी सेशन में फॉलो किया है, तो मैं आप उन दोस्तों को भी बता दूं, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, इनके सभी सब्जेक्टों पर हम फुल डिटेल क्लासेस इसी चैनल पर ले रहे हैं। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आज इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कुछ सब्जेक्ट की वहां पर ना, सभी की तो नहीं, कुछ सब्जेक्ट की डाल देंगे। बाकी चैनल की अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पर टोटल प्लेलिस्ट आपको देखने को सभी सब्जेक्ट की सबकी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, सभी सब्जेक्टों, जहां पर कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ सेशन चल रहे हैं और कुछ सेशन स्टार्ट होने वाले। सबसे बड़ी बात, सभी सेशन पूरी तरह से निःशुल्क है, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सभी क्लास नोट्स भी पूरी तरह निःशुल्क है। हाँ, उन कुछ और भी चैनल है, यूट्यूब चैनल हैं जो हमारी नोट्स को जो है छात्रों में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मेरा एक विशेष संदेश है। कुछ हमारे सेशन को भी प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हमारी नोट्स को भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो उन टीचरों को भी और जो है चैनल के जो मैनेजर हैं उन सभी को मेरा एक विशेष संदेश है, अगर आप हमारे लेक्चर और आप हमारी अगर नोट्स को
फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप उसको चार्जेबल करके, पेड करके अगर आप छात्रों से पेमेंट वसूल कर रहे हैं उन नोट्स के लिए या उन लेक्चरों के लिए, तो हमारा, मैं आपको बता दूं विशेषकर कि हमारा पूरा कंप्लीट जितने सेशन है और जो नोट्स है कॉपीराइट के अंतर्गत है, कॉपीराइट के अंतर्गत है, हम आप पर क्लेम कर सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बेशक कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुरुआत में काफी समय भी हो चुका था और अब जो है लाइव सेशनों की हमारी लगभग शुरुआत ही है ये। तो बताइएगा मुझे कि अब सेशन को किस प्रकार से कंटिन्यू रखना है और नेक्स्ट सेशन किस बात पर होना चाहिए। जो हमारी क्लासेस चल रही है वो तो चलेगी कंटिन्यू, लेकिन इसके अलावा हमें अब और इसके अलावा कुछ आपको प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो मुझे बताइएगा, उस पर भी हम इसी प्रकार से सेशन कंडक्ट कर देंगे। ये एक बड़ी पूरी स्ट्रेटजी पर हमने बात की, इस कारण से सेशन लंबा हुआ, लेकिन कुछ बातें हैं जो लंबा नहीं होगा। उसमें डीमोटिवेट होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मैंने प्रारंभ में बताया था कि जिन दोस्तों को टेंशन हो रही एग्जाम की, उन्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, टेंशन उसी को होती है जिसने पढ़ा है, जिसको याद है। जिसने नहीं पढ़ा उसको टेंशन नहीं होगी, याद रखिएगा। तो ये टेंशन होना हमारे लिए सकारात्मक बात है, सकारात्मक है, हमारी नकारात्मक नहीं है। ये परेशान मत होइए, जो आपने पढ़ा है बस आप उसका रिवीजन लगाना प्रारंभ कीजिए, जिन दोस्तों के एग्जाम आ चुके हैं। और मॉडल पेपर में आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर ही रहा हूं। उन मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है उनका बार बार रिविजन चालू कीजिए, उनका रिविजन लगाइए 100% दोस्तों। पिछले वर्ष का जो हमारा रिकॉर्ड रहा था दोस्तों, लगभग 4 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी टॉप किया था और कम से कम 20 स्टूडेंटों ने जो है 80+ % लेकर आए थे, 80+%, है ना। तो हम चाहते हैं कि इस साल का उससे भी कम से कम 4 से 5 गुना बेहतर रिजल्ट हम लेकर आए, क्योंकि उस समय तो हमने क्लासेस स्टार्ट ही की थी, लेकिन अब हम इस फील्ड में एक तरह से मान लीजिए कि अब जम चुके हैं और अब आप लोगों को हम अपना एक्सपीरियंस आपको देते ही हैं और किस प्रकार से कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं, टोटल बातें आपको बताते रहते। तो अब तो आप भी हमारे साथ पुराने हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर और हम भी ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर पुराने हो चुके हैं। तो अब तो हम इस बात पर एकदम पूरी तरह से निसंकोच होकर के हम इस बात को तो पूरी तरह आपके सामने रख सकते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट आने वाला है ना, बहुत दमदार आएगा, बहुत दमदार आएगा। पिछली बार 3 स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी टॉप की थी, इस बार कम से कम दोस्तों 10 स्टूडेंट्स का मैं आप लोगों को खुद यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाऊंगा किस किस ने यूनिवर्सिटी टॉप की है और किसने 80% प्लस लेकर के इतिहास रचने का काम किया है बीए के अंदर, क्योंकि बीए में 60+ लाना भी पसीने छुड़वा देता है लोगों के, है ना। जहां पर 80+ लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जब इस प्रकार से आप लोग हमारे साथ रह करके और अब इतने अच्छे परसेंटेज लेकर आते हो दोस्तों। और यही हमारा मेन उद्देश्य है, इसी कारण से शिक्षा को पूरी तरह निःशुल्क बना करके आपके सामने लेकर आना, सही गुणवत्ता के साथ में, ये हमारा उद्देश्य है। और निरंतर हम इसी प्रकार से आपके साथ बने रहेंगे, पूरी तरह निःशुल्क रूप से ही आपके साथ बने रहेंगे। जितनी भी मेरे अंदर क्षमता होगी वो सारी क्षमता आप लोगों के लिए डाल दूंगा दोस्तों में, ठीक है। चल दोस्तों, फिर करें आज का सेशन का एंड, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो दोस्तों, तो निसंकोच रूप से मुझे आप लोग बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो, छोटा मोटा सेशन और उस पर कंडक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद। और ध्यान रखिए, एग्जाम की बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज ये बताया है उसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग करते हुए, सब बातों का ध्यान रखते हुए आंसर राइटिंग करना है। पूरे कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में जाइए, है ना। इस तरह लूज होकर मत जाइएगा, पूरे कॉन्फिडेंट होकर जाइए। जितना पढ़ाना बस ठीक है, जितना पढ़ा है, जितना ज्ञान है ना, उसी में अब तो खंबे गाड़ कर आना है आप लोगों को, झंडे गाड़ कर आना है। क्लियर है? अब नहीं, बस बहुत हो गया, जितना था, जितना करना था कर लिया। अब वक्त आ चुका है आपके इम्तिहान का, जाइए अपने आप को प्रूव कर आइए। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।